Hello everyone, I welcome you all. Hello everyone, I welcome you all in my Science Academy YouTube चैनल। और आज के इस सेशन में हम लोग डीबीटी लाइफ साइंसेस के नेट जेआरएफ के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जो मैंने क्वेश्चन पेपर लिया वो 2018 का है। 2019 का क्वेश्चन पेपर का पार्ट ए का मैंने डिटेल सॉल्यूशन कर दिया है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें लिंक में भी आ रहा होगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और या तो मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो डीबीटी जेआरएफ का क्वेश्चन पेपर का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो मैं रेगुलर बेसिस पे डीबीटी के क्वेश्चन पेपर का डिटेल सॉल्यूशन डालता रहूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ने मुझे रिक्वेस्ट डाला है कि सर आप डीबीटी जेआरएफ के क्वेश्चन पेपर का प्रीवियस ईयर का डिटेल सॉल्यूशन कर दीजिए। तो ऑलरेडी 2018 का तो आज मैं कर रहा हूँ, 2019 का ऑलरेडी मैंने किया हुआ पार्ट ए का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। ये पार्ट ए का है, देख रहे हैं ये पार्ट ए है क्वेश्चन पेपर का, और ये 2018 का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसके ऊपर आ रहे हैं। अगर कोई ज्वाइन किया हुआ है तो प्लीज़ यहाँ पर ही मुझे बताइए कि आवाज़ वगैरह कैसी आ रही है। आवाज़ वगैरह सही है? हेलो एवरीवन। आवाज़ आ रही है क्लियर तो बताइए मुझे। महिपाल भारद्वाज, ओके महिपाल, आवाज़ आ रही है क्या? कंफर्म कीजिए एक बार, तो हम लोग शुरू करते हैं सेशन। ओके, मोस्ट पॉसिबली मुझे लग रहा है शायद आवाज़ क्लियर है। ठीक है, चलिए शुरू कर रहे हैं। ओके, वॉइस क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, 10 ग्राम ऑफ ए प्लांट मटेरियल इज एक्सट्रैक्टेड इन 100 ml of suitable buffer on performing an assay for amylase activity. 100 microliter extract produced 6 micromole glucose in 30 minutes of incubation. 1 unit of amylase activity is defined as, ओके ये क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है इंजाइम एक्टिविटी से। ठीक है, इंजाइम एक्टिविटी से ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन। थोड़ा सा हाँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैसे इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं। तो इंजाइम एक्टिविटी का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या है? अमाउंट ऑफ माइक्रोग्राम ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पर मिनट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट ऑफ प्रोटीन या एंजाइम। बस सिंपल। देखिए यहाँ पे यूनिट, इसी को ऊपर वाले को हम लोग यूनिट बोलेंगे, और नीचे की तरफ में हम लोग ग्राम डिवाइड कर देंगे। तो जब ग्राम से डिवाइड करते हैं तो इंजाइम एक्टिविटी, यानी अगर आप टोटल इंजाइम से, ये ऊपर वाला शो कर रहा है इंजाइम एक्टिविटी, और जब नीचे वाले टोटल प्रोटीन के कॉन्सेंट्रेशन या इंजाइम के कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड कर देते हैं इंजाइम के कॉन्सेंट्रेशन से, तो ये ओवरऑल टर्म कन्वर्ट कर जाता है इंजाइम स्पेसिफिक एक्टिविटी। तो ये पूछ रहा है इंजाइम स्पेसिफिक एक्टिविटी, क्योंकि यूनिट डिवाइड बाई ग्राम है। तो सिंपल है, कैसे करेंगे देखिए। यहाँ पर 100 ग्राम है इन 100 ml में। ठीक है, तो इसका कितना हो गया? 100 ग्राम डिवाइड बाई 100 ml। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा? इसका कॉन्सेंट्रेशन आ गया 0.1 ग्राम पर ml, ये आ गया। अब इसमें से 100 माइक्रोलीटर लिया, इस वाले में से 100 माइक्रोलीटर लिया, तो 1 ml में 0.1 ग्राम, तो 100 माइक्रोलीटर में कितना होगा? 1 ml में कितना माइक्रोलीटर होता है? 1000 माइक्रोलीटर। तो 0.1 डिवाइड बाई 1000 × 100, यानी ये वैल्यू आएगा कितना? 0.01 ग्राम पर माइक्रोलीटर।
यानी 100 माइक्रोलीटर में कितना हो गया, ये 100 माइक्रोलीटर में ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया टोटल 0.01 ग्राम। ये आ गया आपका एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अब 6 माइक्रोमोल 30 मिनट में किया हुआ, मुझे पर मिनट निकालना है, तो 6 माइक्रोमोल डिवाइड बाई 30 पर मिनट निकालना मुझे, तो 6 डिवाइड बाई 30 और कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, तो ये है 0.01। बस यही आंसर होगा। तो इसको कर लेते हैं, तो ये वैल्यू को मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ यहाँ पर, ये कैलकुलेटर आ गया, यानी 6 इंटू 6 डिवाइड बाई 30 डिवाइड बाई 0.01 20, ये आंसर आया 20। तो आंसर होगा इसका थर्ड ऑप्शन। होप सो ये समझा। तो यहाँ पे इंजाइम एक्टिविटी नहीं फाइंड आउट करना है, यहाँ पे तो स्पेसिफिक इंजाइम एक्टिविटी या इंजाइम स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को बोल रहे हैं। तो यूनिट पे ध्यान दीजिए, यूनिट पर अगर ध्यान दे रहे हैं तो ये इजीली कैलकुलेट हो जाए। होप सो ये कैलकुलेशन समझा। अब आ रहे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर वेपर ट्रांसमिशन रेट of packing film is 4 gram per meter square per day. A food product is packed in a rectangular pouch measuring 0.12 m into, okay, तो what is the amount of moisture loss? ये भी इजी क्वेश्चन है। 1 डे में सरफेस एरिया से इतना, सरफेस एरिया से इतना मॉइस्चर लॉस होता है। तो अभी हम लोग कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया का प्रोडक्ट का कितना है, वो है 0.12 इंटू 0.16 मीटर। तो इसका एरिया कितना आएगा टोटल को, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये वैल्यू आएगा 0.12 इंटू 0.16, ये वैल्यू, ये एरिया आ गया 0.0192, यही था, यस यही था, ये मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। लेकिन ये एक दिन, तो इसमें 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90 डेज में पूछा तो 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू कितना आएगा 1.728, ये पूरा। हाँ ठीक है, अब ये पर स्क्वायर मीटर से कितना ग्राम लॉस हो रहा है मॉइस्चर, 4 ग्राम। तो इतने में से, इतना एरिया में से कितना लॉस होगा, तो इसको फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एरिया में इतना एरिया आ रहा है, 1 मीटर स्क्वायर से 4 ग्राम लॉस हो रहा है, तो 0.0192 मीटर स्क्वायर से कितना लॉस होगा 4 से, और 90 डेज में तो 90 फिर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसको फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 4, ये वैल्यू है 6.912। लेकिन ये रेक्टेंगल का अपर सरफेस है, ये सिर्फ अपर सरफेस है, इसका बॉटम वाला सरफेस से भी लॉस हो रहा होगा, मेजर साइड से भी लॉस होगा, लेकिन साइड का मेजर कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। सरफेस एरिया, जैसे ये सरफेस है, ये रेक्टेंगल का ऊपर से लॉस होगा और नीचे से लॉस होगा। तो इसको ऊपर वाले का मैंने फाइंड आउट कर लिया, तो नीचे से भी तो इक्वल ही होगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा 13.924 था ना, यही था, यस 824, 13.824। तो ये आंसर हो जाएगा 13.824, आंसर सेकंड इज करेक्ट। होप सो ये समझा। चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। An essential oil has antimicrobial activity with MIC of 15 milligram per kg and can be used as a biopreservative. This activity is lost at the rate of 1% of remaining concentration per day. The minimum amount of oil to be added in 1 kg of food product. Okay, यहाँ पर essential oil को यूज़ किया जा रहा है एंटीबैक्टीरियल का, और जिसकी MIC मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन इज 15 मिलीग्राम पर केजी। तो 1 केजी में कितना चाहिए, कितना ऐड करना है 15 मिलीग्राम। टोटल कितना केजी फूड है 1 केजी। ठीक है, तो 1 केजी में मुझे कितना ऐड करना होगा, 1 केजी में मुझे बस 15 मिलीग्राम ऐड करना है। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा 1 केजी, तो पहले प्रोडक्ट का हो गया, और 0.015 मिलीग्राम को मैं किस में कन्वर्ट करूँगा केजी में, ये भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो टोटल वैल्यू हो जाएगा, टोटल वेट हो जाएगा 1.015
kg आफ्टर एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव। लेकिन ये एक दिन का है, मुझे कैलकुलेट करना 30 डेज का, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 30 से, ठीक, ये 30 डेज का। तो जब 30 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वैल्यू यहाँ पर, हाँ, ये 30 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये वैल्यू कितना आ जाएगा, कुछ 30, यहाँ पर मैं अगर कैलकुलेट करूँ इसको 30 इंटू 1.015, ये वैल्यू आएगा 30.145, ये वैल्यू। अच्छा, अब ये 1% से लॉस हो रहा है, 1% से लॉस हो रहा है, तो 1 डिवाइड बाई 100, इससे लॉस होता चला जाएगा। तो 30 दिन में ये लॉस, हर एक दिन लॉस होता चला जाएगा। तो यहाँ पर जब इसकी वैल्यू को हम लोग 30.145, तो ये पर पूरे दिन में कितना कैलकुलेट होकर आ जाएगा, 0.3 से ये वाला वैल्यू आपका लॉस हो रहा है। एक मिनट, एक्टिविटी इज लॉस्ट इन 1 डे 1% ऑफ द रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन पर डे। ओके, तो इसको शायद इस तरीके से नहीं सॉल्व करना है। 1 डिवाइड बाई 100 इंटू 15, ये वैल्यू कुछ आएगा 0.015, और ये 30 इंटू, ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को रहने देते हैं अभी। इस क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझसे सॉल्व नहीं रहा, मैं सारे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है, तो मैंने इसको पहले से नहीं देखा हुआ। इस क्वेश्चन को रहने देते हैं। कितना है इसका, अभी मेरे से 30.145 आंसर आ रहा है, लेकिन ये ऑप्शन में किसी से मैच नहीं कर रहा है, तो ये वाला क्वेश्चन को मैं रहने देता हूँ, लेटर ऑन में सॉल्व करूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहा है, protein concentration and enzyme activity is 100 ml of cell-free extract of 5 milligram per ml and 2 unit per ml respectively after multiple step of purification and 10 ml of this okay, तो फोल्ड प्यूरिफिकेशन, ओके ठीक है। तो इस तरह का जब क्वेश्चन है जहाँ पर फोल्ड प्यूरिफिकेशन और परसेंटेज रिकवरी कर रहा है, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग पहले 3 कॉलम बना लेते हैं, सिंपल। पहला कॉलम में हम लोग प्रोटीन का कितना वॉल्यूम है वो लिखते हैं, उसका एंजाइम एक्टिविटी कितना है वो लिख लेते हैं। तो वॉल्यूम है 100 ml, उसका यूनिट कितना, एंजाइम एक्टिविटी कितना है 15 मिलीग्राम पर ml पहले वाले का, और उसका ये टोटल प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन, टोटल प्रोटीन। एंजाइम एक्टिविटी कितना है इसका 2 यूनिट, 2 यूनिट पर ml, ठीक है, ये पहले वाले का। दूसरे वाले का क्या, आफ्टर मल्टीपल स्टेप ऑफ प्यूरिफिकेशन 10 ml। अब क्या होता है, प्यूरिफिकेशन करने के बाद में ये बचा 10 ml, और उसके बाद में इसका कितना अमाउंट बच गया 4 मिलीग्राम पर ml, आगे टोटल प्रोटीन, और यूनिट कितना है 15 यूनिट पर ml, ठीक है। तो यहाँ 2 यूनिट से 15 यूनिट, इस तरह का क्वेश्चन आया तो सबसे पहले हम लोग, ये 100 ml है और ये 5 मिलीग्राम पर ml, तो इसकी टोटल प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन कितना देना, ये पर ml में दिया हुआ 100 ml टोटल है, तो ये हो गया 5 इंटू 100 यानी 500 मिलीग्राम प्रोटीन की, ठीक है। यहाँ पर कितना प्रोटीन यूनिट हो जाएगा 2 यूनिट पर ml, तो 2 इंटू 100 यानी 200 यूनिट हो गया। इसी तरीके से नीचे वाला भी फाइंड आउट कर लेते हैं, 15 यूनिट इंटू 10 ml कितना हो जाएगा 150 यूनिट, और 4 मिलीग्राम पर ml, तो 4 इंटू 10 40 मिलीग्राम हो गया इसका। बस ये डाटा आ गया मेरे पास। अब मुझे फोल्ड प्यूरिफिकेशन करना है, तो फोल्ड प्यूरिफिकेशन को क्या करते हैं हम लोग, स्पेसिफिक इंजाइम, ये इंजाइम एक्टिविटी हम लोग को स्पेसिफिक इंजाइम एक्टिविटी फाइंड आउट करना है। अभी जस्ट बताया कैसे इंजाइम एक्टिविटी फाइंड आउट करते हैं, स्पेसिफिक इंजाइम एक्टिविटी, इसको टोटल प्रोटीन को डिवाइड कर देंगे 500 से, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आएगा 2 डिवाइड बाई 5 यानी 0.4। इसी तरीके से 150 डिवाइड बाई कितना कर देंगे 40, ये कितना आ जाएगा 4 3 12 3 30 7 चौक 28 3.75, ये आ गया, सही आया, ठीक है, ये सही है 0.4 और
3.75 स्पेसिफिक एंजाइम एक्टिविटी आ गया। फोल्ड कैसे करते हैं? फोल्ड को पहले वाले को, ये 0.4 को सेल्फ से डिवाइड कर देते हैं, सबसे पहला स्टेप है, इसको इसी से डिवाइड कर देंगे, ये 1 आएगा, और प्रीवियस वाले नेक्स्ट स्टेप को प्रीवियस वाले से डिवाइड करेंगे 0.4। ये सब लेनिंजर बुक में दिया हुआ, मैं वहीं से बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट आपको। तो 3.75 डिवाइड बाई 0.4 कितना आएगा वैल्यू, कैलकुलेट कर लेते हैं। 3.75 डिवाइड बाई 0.4, ये आ गया 9.37 कितना है 5। ठीक है, इतना फोल्ड प्यूरिफिकेशन ये फोल्ड का है। तो पहला फोल्ड में पूछ रहे हैं, तो फोल्ड में 9.375 यानी ये या ये ऑप्शन हो सकता है। अब मुझे दूसरा परसेंटेज रिकवरी करना है, परसेंटेज रिकवरी। तो परसेंटेज रिकवरी के लिए हम लोग चले जाएंगे किसके ऊपर में, यहाँ पर ये एंजाइम एक्टिविटी। अब स्पेसिफिक एक्टिविटी नहीं लेंगे हम लोग, एंजाइम एक्टिविटी लेंगे। तो एंजाइम एक्टिविटी पहले कितना था, टोटल था 2 यूनिट पर ml, और उसके बाद आ गया 15 यूनिट पर ml। यहाँ पर 15 यूनिट डिवाइड बाई 2, इनिशियल था 2 और फाइनल कितना हुआ 15, तो डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 7.5। और अगर इसको परसेंटेज में रिकवरी करें तो ये कितना होगा 75%। आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला। होप सो ये समझ, या इस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए 15 नहीं करके हम लोग ये टोटल एंजाइम एक्टिविटी भी ले सकते हैं। टोटल एंजाइम एक्टिविटी कितना है 200, ये और अच्छा 200, और ये कितना है 150। तो टोटल एंजाइम एक्टिविटी कितना है 150 बाद में, और पहले कितना था 200, तो 200 डिवाइड बाई 1, हाँ ये सही है। तो ये कितना आया 150 एंजाइम एक्टिविटी, और इनिशियल कितना था 200, तो 150 डिवाइड बाई 200 इंटू 100, ये कैलकुलेशन, ये आ गया 75%। आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। होप सो ये समझा कैसे किया मैंने, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यूजिंग इथेनॉल इज यूजिंग टू प्यूरिफाई द टारगेट मेटाबोलाइट फ्रॉम द एक्वस बोथ। The partition coefficient is 3. The ratio of solvent growth is required to extract 80% of metabolite in a single step. नहीं, ये क्वेश्चन मुझसे अभी सॉल्व नहीं होगा, ये मेरा इसका कॉन्सेप्ट नहीं, तो मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, लेट अस ट्राई दिस वन। Two experiments were conducted with the enzyme following Michaelis Menten kinetics at a substrate concentration of 0.5 gram and 1 gram. If the enzyme reaction velocity increases approximately twofold at higher substrate concentration, the Km for the enzyme would be around. Okay, ये easy question है। देखिए यहाँ पर सबस्ट्रेट, एक तो ये समझना कि जब भी सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन जब इंक्रीज करते हैं, इस तरफ हम सबस्ट्रेट प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हम लोग वेलोसिटी प्लॉट करते हैं, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो जब सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन सेम यूनिट में इंक्रीज कर रहे हैं, तो उतने ही रेट में अगर वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रहा है, तो Km वैल्यू हमेशा 1 होता है, 1 यूनिट। मैंने क्या कहा, अगर इनिशियल सबस्ट्रेट, सपोज यहाँ पर सबस्ट्रेट आपका कोई इनिशियल S का कॉन्सेंट्रेशन सपोज x है, इससे V0 इंक्रीज हुआ, अगर ये 2x कर दिया आपने इंक्रीज करके, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया, अगर इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन इज 2V0 हुआ, यानी दोनों लीनियर या यूनिटी से इंक्रीज कर रहा है, 1 यूनिट से या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से इंक्रीज कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट, तो उस वक्त में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करता है, और उसमें काइनेटिक ये Km की वैल्यू क्या हो जाती है, हमेशा यूनिट हो जाता है। इसके लिए कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर देखिए सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया, तो यानी वेलोसिटी भी डबल हो गया, इसका मतलब है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज, रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है 1 हो जाता है, यानी यहाँ पे Km की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 ग्राम पर ml, सॉरी पर लीटर। ये इसके लिए कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, याद रखिएगा। जब सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने पर वेलोसिटी, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन भी सेम रेट से, सेम वैल्यू से इंक्रीज करें, तब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे ये
हम लोग डायरेक्टली मैक्लिस मेंटेन जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है 1 ग्राम। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंजाइम इज रिपोर्टेड टू हैव ए Km वैल्यू ऑफ 10 millimole and Vmax is 30 millimole per second assuming मैक्लिस मेंटेन। ओके, तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इतने पे क्या होगा? तो V नॉट इज इक्वल टू Vmax इंटू एस डिवाइड बाई Km प्लस एस। ये मैक्लिस मेंटेन इक्वेशन का फॉर्मूला हम लोग मालूम है। तो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन कितना है? इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, शायद ये पूछ, यस ये बताना है। Vmax की वैल्यू दी हुई है कितनी? 30। इनिशियल सबस्ट्रेट केम का वैल्यू दिया हुआ, सबस्ट्रेट भी दिया हुआ 20 सबस्ट्रेट है, केम का वैल्यू 10 है और ये हो गया 20। तो 30 इंटू 20 डिवाइड बाई 30, तो ये तो आएगा 20 पर सेकेंड, ये मिलीमोल पर सेकेंड। ये आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था। अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। द अनबायस्ड कॉइन इज टोस्ड 100 टाइम्स इन एक्सपेरिमेंट 1 and 1000 times in experiment 2. Which of the following statement is most likely to be true regarding the ratio of head and tail in experiment 1 and 2? तो head and tail का हम लोग को मालूम है कि probability for head and probability for tail is always equal, which is 50%, या फिर इसको हम लोग 0.5 भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों का इक्वल होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आप ये करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ आने की दोनों की इक्वल हो जाएगी। यानी आप सिर्फ कॉइन लेंगे और 2 बार टॉस करेंगे, तो हो सकता है 2 बार में दोनों बार टेल आ जाए और दोनों बार हेड आ जाए। तो आप बोलोगे तो 100% है, दोनों बार कहाँ, एक बार टेल है और एक बार हेड कहाँ आया? तो ये प्रोबेबिलिटी किस पर अप्लाई होता है? जब आप नंबर ऑफ इवेंट्स को इंक्रीज करते हैं। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ इवेंट्स को इंक्रीज करेंगे उतना ज़्यादा ये चांसेस होगा प्रोबेबिलिटी आने का। तो यहाँ पर अब आया तो ऑप्शन इट विल बी क्लोजर टू वन इन वन एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इन दोनों को ऐड कर दें तो ये वैल्यू क्या आएगा? 1। तो 1 इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट होगा, या इट विल बी क्लोजर टू 1 इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट? सेकेंड होगा। सेकेंड में क्योंकि नंबर ऑफ इवेंट ज़्यादा है तो चांसेस ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल विल बी मोर इन इक्वल नंबर। तो ये आंसर सेकेंड करेक्ट होगा। जितना नंबर ऑफ इवेंट ज़्यादा जाएंगे, अगर कोई 10,000 होता है, 10,000 इवेंट, तो उसमें और ज़्यादा दोनों का इक्वल आने का चांस होता है, तो वो ऑप्शन हो जाता है करेक्ट। तो जिसमें नंबर ऑफ इवेंट ज़्यादा हो जाए उसमें चांसेस ज़्यादा हैं, तो आंसर सेकेंड इज मोर करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन। अब आ रहे हैं 9th नंबर क्वेश्चन। द रैंडम नंबर जनरेटर प्रोड्यूस्ड ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर बिटवीन -1 and 1. The probability of number produced by this generator is between 0.19 to 1. नहीं, ये अभी मुझसे सॉल्व नहीं होगा, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, इसको रहने देते हैं। हाँ, अगर आप लोग में से कोई भी जो व्यूअर देख रहा और ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है तो उसका आंसर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दो। मुझसे अभी सॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में जो जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है मैं वो कर पा रहा हूँ इसको, क्योंकि मेरे पास में सारे क्वेश्चंस करने के लिए मैथमेटिकल अप्रोच भी लगाना होगा, जो 11th-12th का या हो सकता है हायर मैथमेटिक्स है। तो मैंने उतना स्टडी नहीं किया भाई कि मैथमेटिक्स का कर पाऊँ। जो फर्स्ट अटेम्प्ट में इजी वे में सॉल्व हो जा रहा है मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब आ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। रैंडम DNA hexamer containing ATGC are generated by DNA synthesis. The fraction of hexamer will have 3 purine followed by 3 pyrimidine. ओके ठीक, ये क्वेश्चन सही है। ये बोल रहा है कि डीएनए सीक्वेंस है, उसमें 6 हेक्सामर है, यानी न्यूक्लियोटाइड N1, N2, N3, N4, N5 और N6। इसमें फर्स्ट 3 जो होगा वो प्यूरिन होना चाहिए और नेक्स्ट 3 जो हो वो पायरिमिडीन। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फ्रैक्शन पूछ रहा है, ठीक है। तो प्यूरिन होता है ए और या तो ए या तो जी, और पायरिमिडीन होता है सी और टी। यहाँ यू नहीं लगाएंगे क्योंकि डीएनए की बात कर रहा है। तो 2 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, टोटल 4 में से। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि यहाँ पर ए या जी हो जाए 1/2, 2 में से कोई एक आ जाए। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो? 1/2। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो? 1/2। इसी तरीके से पायरिमिडीन में या तो साइटोसिन या तो थायमिन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। तो अब सबको ऐड कर दो, 1/2 को 6 टाइम,
ये आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर सेकेंड होगा, सेकेंड आंसर इज करेक्ट। ठीक है, चलिए ये इजी क्वेश्चन था। नंबर 11 पे आ रहे हैं। ए लीटर ऑफ 18% ग्लूकोज सॉल्यूशन इज कन्वर्टेड एरोबिकली इनटू मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड, द थ्योरेटिकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गैसेस एनटीपी अज्यूमिंग आइडियली प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ एंटायर ग्लूकोज। ये भी नहीं, स्किप करता हूँ, ये क्वेश्चन मुझसे अभी इमीडिएट सॉल्व नहीं होगा, कॉन्सेप्ट मुझे मालूम नहीं है केमिस्ट्री का। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। एस टी ई बफर contains 20% sucrose, 10 millimolar tris HCl, tris होगा, अच्छा 10 millimolar EDTA given the stock solution of 50% sucrose, 1 mole tris, 200 millimolar EDTA, the volume of a stock solution required to make 1 liter of solution। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है। मुझे वर्किंग सॉल्यूशन 20% चाहिए, स्टॉक यहाँ पे 50% है, तो कितना यहाँ पर वॉल्यूम चाहिए? तो 50, यहाँ पर बहुत सिंपल तरीका है, स्टॉक डिवाइड बाई वर्किंग, और कितना परसेंट टोटल वॉल्यूम चाहिए? 1 लीटर, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 लीटर से, सब में यही लगाएंगे, बहुत सिंपल है ये, 1 लीटर वो आंसर होगा। ग्लूकोज के लिए, ग्लूकोज कितना है स्टॉक? 50, वर्किंग कितना चाहिए? 20 इंटू 100, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 50, 25, 250, यही आएगा। यहाँ पर 20, 50 डिवाइड बाई 20, ये वैल्यू कितना है? 2.5, 2.5 इंटू 1000, ये तो 1000 यहाँ पर 1 लीटर, हाँ ठीक है, चलिए ये 2.5 फोल्ड आ गया, इसको फिर से, ठीक है। ग्लूकोज के लिए कितना है? 50% स्टॉक, और यहाँ पर चाहिए मुझे कितना? 20, तो ये आ गया 2.5x, 2.5 टाइम्स डाइल्यूट करना, कितना है लीटर? 1 लीटर, 1000 ml आ गया, 1000 ml को ये वाला 2.5 से डिवाइड कर देंगे, यानी ये जो 1 लीटर है, ये वाला सिंपल आप सभी को ऐसे करो 1 लीटर, बस। तो 1 लीटर 1000 ml डिवाइड बाई 2.5, ये वैल्यू कितना आएगा? ये आएगा 25, 25 चौक 100, 400, 400 ml चाहिए स्टॉक से, मुझे 400 ml चाहिए, जो आफ्टर 1 लीटर में हम लोग क्या हो जाएगा? सुक्रोज 20% होगा। इसी तरीके से ट्रिस का भी करेंगे 100, तो स्टॉक कितना है ट्रिस का? 1 मोल, 1 मोल डिवाइड बाई 1 मिली मोल, वर्किंग है, 1 मोल को मिली मोल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से, तो ये तो 1000 फोल्ड डाइल्यूट करना। लीटर कितना है? 1000, 1000 डिवाइड बाई 1000 यानी 1, यानी 1 ml चाहिए, यही होगा ना? ओ सॉरी, 100 मिली मोलर, 100 मिली मोलर, वर्किंग कितना है? 100 मिली मोलर, तो 100 डिवाइड बाई 1000, यानी यहाँ पे सिर्फ 10, क्या हो गया इसको? ये वाला कितना आएगा? ये आएगा 100 से जब डिवाइड करेंगे 1000 को, तो आएगा 10x, अब 10x को यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा? ये वैल्यू आएगा 100 ml, तो आंसर विल बी 4 and 100, 4 और 100, 4 और 100, यहाँ पर लास्ट वाला भी कर लेते हैं। 200 मिलीमोलर, EDTA कितना है? 10 मिलीमोलर चाहिए, और 200 मिलीमोलर का स्टॉक है, तो 200 डिवाइड बाई 10। इसका और भी तरीका हो सकता है, लेकिन ये मुझे सबसे सिंपल लगता है, इसी तरीके से मैं करता हूँ। 20x 1000 डिवाइड बाई 20, 50, 50, ये आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। ऑल तो मुझे 400 के बाद में सीधा जंप कर जाना चाहिए था EDTA के ऊपर, क्योंकि 400 यहाँ भी है और 100 यहाँ पे, तो इसको कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं होगा, सीधा 50 पे, तो इस तरह से आप टाइम बचा सकते हैं थोड़ा। A and B together can clean a lab in 4 days independently. A can clean the lab 20 days. How many days it will take B to independently complete the task? ये DBT में इस तरह के क्वेश्चन क्यों पूछते हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये बैंक पीओ का इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। जब इस तरह क्वेश्चन आए तो कैसे कीजिएगा, आप
ए और बी ये 4 डेज में है तो उसको पर डे के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे एक पूरा कंप्लीट क्लीन करता है लैब कितने में, 20 डेज में कंप्लीट वर्क, कंप्लीट लैब क्लीन कर लेता है। तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 20 डे में पूरा कर रहा होगा तो एक दिन में 1/20। ठीक है, ये एक आ गया। बी हाउ मैनी डे बी विल टेक इंडिपेंडेंटली, बी का फाइंड आउट करना है तो बी का मैं 1/b, बी का मुझे फाइंड आउट करना है और दोनों मिलकर कितना दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, ए के लिए ये हो गया, बी के लिए ये हो गया, दोनों मिलकर 1/4 कर लेते हैं। इस तरह का कैलकुलेशन करने का सबसे आसान तरीका ये है। तो ए के लिए 1/20 पर डे, बी 1/b 1 डे के लिए, और दोनों मिल जाते हैं तो 4 डे में पूरा काम कंप्लीट कर लेते हैं तो एक दिन में 1/4। ठीक है, ये आएगा 20b, 20 प्लस बी इज इक्वल टू 1/4, 40 दूनी 80 प्लस 4b इज इक्वल टू 20b, 80 इज इक्वल टू इधर गया तो 16b, तो b इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 16, 16 पच्चीस 80, 5 आंसर होगा बी, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया। ए बॉय appear for a test and score 35%